बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शेख रशीद ने आज एक ऐसा पत्ता फेंका है कि जिससे इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की दूरियां खत्म होने जा रही हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी बहाली रवाबित की, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस सब के अंदर फौजी अफसरान और जजेस का एहतसाब, इस हवाले से एक बड़ा अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोट आ चुका है और इस नोट ने बहुत से लोगों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि क्या अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में कमी नहीं है। एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चाहे पंजाब के अंदर विकटें गिराए जाने का सिलसिला हो या फिर दीगर केसेस हो, इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसके लिए आसानियां नजदीक नजदीक किसी को नजर नहीं आ रही। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले नाज़रीन कराम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। और एक इजलास हुआ है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आला पंजाब जो है निगरान मोहसिन नकवी, उनकी जेर सदारत हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई मेंबरान और पंजाब काबीना ने शिरकत की, जबकि इजलास में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई और इस दौरान आम इंतखाबात के पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया गया। अब यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है एंड आई पर्सनली थिंक के, और मेरी ये दुआ भी है कि ये स्टेटमेंट सच हो, कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। अब शफाफ इलेक्शन क्या इस तरह से हो सकते हैं कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी जमात पाकिस्तान के पॉलिटिकल पूरे लैंडस्केप से गायब हो जाए, उसे माइनस कर दिया जाए, यक जुम्बिशे कलम उस पार्टी को नाअहल कर दिया जाए, बल्ले का निशान ना हो, क्योंकि इस हवाले से खदशात हैं। इस हवाले से बहुत से लोग ऑलरेडी ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ, पीटीआई हुई, तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। ऑल्दो आई पर्सनली थिंक कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि इस वक्त किसी भी सियासी जमात से ज्यादा पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की ज़रूरत है और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शंस ऐसे हों जिस पर कोई एतराज़ ना कर सके, जिसकी भी हुकूमत आए वो सेकेंडरी है, वो मैटर नहीं करता। अवाम की विल जो है वो मैटर करती है, अवाम की मर्जी और मंशा। जमहूरियत में जमहूर एक बहुत बड़ी ताकत है, इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम को डिसाइड करना है। और शफाफ इलेक्शन तब ही होंगे जब अवाम ट्रस्ट करेगी इस इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। और इस प्रोसेस में मैं ये समझता हूं कि निगरान हुकूमतों के अंदर जितनी पॉलिटिकल आप कह लें कि इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म की जाए। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई बट दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये पाकिस्तान के मफाद में भी यही चीज है। और जैसे अभी तौकीर शाह साहब तो आगे जा रहे हैं, अब आगे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया, लेकिन फवाद हसन, फवाद आहद चीमा, ये निगरान विफाकी काबीना में क्या कर रहे हैं, ये सारे सवालात हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर इन पे स्टैंड नहीं लेता तो फिर आई डोंट थिंक कि ऑब्वियसली कि इसमें कोई फिर तुक बनती है स्टेटमेंट्स की इस तरह की। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के विकेट छोड़ने का सिलसिला जारी है और पीटीआई के टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाली चौधरी साजिद महमूद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने 2008 में पीटीआई ज्वाइन की, पार्टी टिकट पर 2 इलेक्शन लड़ा हूं जिसमें से एक जीता और एक हारा। सबसे पहले 9 मई के वाकये की पुरजोर मजम्मत करता हूं, वाकया दिल खराश था जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने के 24 करोड़ अवाम ने वाकये की मजम्मत की और इन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर और कारकुनान से हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूं। आज मैं इस बयानिए के साथ पीटीआई में नहीं रह सकता, मैं बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूं।
اور इस सब के अंदर अब नून लीग जो है उसने भी कोशिशें तेज़ कर दी और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विकटें गिर रही हैं या तो वो नून लीग की तरफ और नून लीग की झोली में जाएंगी या वो आईपीपी की झोली में जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली अपेरेंटली ये लग रहा है कि एक ही सिक्के के दो रुख साबित हो सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है अवाम को कुछ और भी तो ऑप्शंस देने हैं और अच्छा हल यही होता है कि आप ही खुद दो ऑप्शंस दे लें कि एक नहीं अच्छा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो एक। लेकिन ऑब्वियसली इसमें देखना है कि अवाम इस चीज़ को किस तरह से परसीव करती है। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस जो है उसने 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मजीद 124 मुलजिमान की फहरिस्त तैयार कर ली है और ये फहरिस्तें मुतलका थानों के हवाले कर दी गई हैं। ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता 2 रोज़ में 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मजीद 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जुज़ियात तय कर लिए हैं। उनसे तफ्तीश और 9 मई वाक़यात की तहकीकात की निगरानी आरपीओ रावलपिंडी कर रहे हैं, क्योंकि अदालत ने इजाज़त दे दी है कि रावलपिंडी के अंदर जो 9 मई के अंदोहनाक अफसोसनाक वाक़यात हुए, पुरजोर जिनकी मजम्मत पूरी कौम करती है, पूरी कौम के दिल दुखे, उन वाक़यात में इमरान खान साहब से तफ्तीश की ऑलरेडी साइफर की जो खुसूसी अदालत है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई अदालत, वो इजाज़त दे चुकी है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में 9 मई के वाक़यात पर मुख्तलिफ थानों में 19 टोटल मुकदमात दर्ज हैं। इन वाक़यात में मजमूई तौर पर 444 444 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है, जबकि GHQ हमले में अब तक 75 मुलजिमान जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे। अब ज़रा नाज़रीन कराम आ जाते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर और कुछ बड़े अहम तरीन मामलात जो हैं उनके ऊपर। शेख रशीद साहब, आपको पता है कि एक चिल्ला काटा उन्होंने। शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू हुआ मुनीर फारूक के साथ। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत सी बातें नहीं की। और शेख रशीद साहब का वो एक इंटरव्यू उनकी पॉलिटिक्स का, 40 साल पॉलिटिक्स का एक निचोड़ था, उस पर हम एनालिसिस कर चुके हैं। और वैसे भी वो कहा जाता है ना कि टू से नथिंग स्पेशली व्हेन स्पीकिंग इज़ हाफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो शेख रशीद साहब ने डिप्लोमेसी का जो आर्ट है वो यूँ लगता है कि मास्टर कर लिया उस इंटरव्यू के अंदर। बिटवीन द लाइन्स भी बहुत कुछ कह गए और बहुत कुछ कहकर भी शेख रशीद साहब ने कुछ ना कहा। अब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, एक बयान आया है शेख रशीद साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने किया वो भी लानती थे और जिन्होंने किया वो भी गलत था। अब इसके ऊपर बहुत से नून लीगी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ ये हो गया, वो हो गया, पीटीआई वालों के साथ हाथ हो गया, शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हार्डवेयर अपडेट। भाई 9 मई के वाकयात की तो सब मजम्मत करते हैं और इसके अंदर जो शेख रशीद साहब ने बात की है वो ये नहीं है। ऑल्दो एक पूरा टोला लग चुका है जो हमेशा से चाहता है कि इदारों के साथ बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बस फड्डा चलता ही रहे। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि इदारा गैर मुतनाज़ा है, और उससे मुतनाज़ा ये लोग इदारे के बनकर कभी कभी बनाना शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत है और हमने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। ऑल्दो ऐसे अनासर हैं जो इदारे को लिंक करना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो ये लोग वो हैं जो असल में परसेप्शन बना रहे होते हैं, ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं। अब एक जानिब तो इस तरह की चीज़ें हो रही है कि जी शेख साहब का ये, ऑल्दो शेख रशीद ने आज कमाल कर दिया। आप पहले शेख रशीद साहब की ये स्टेटमेंट ज़रा सुने कि इसमें शेख रशीद साहब जो हैं वो कह क्या रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। ये बार बार जी नाज़रीन करम, आपने शेख रशीद साहब की ये गुफ्तगू सुनी, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और इसके अंदर जो उन्होंने बात की है कि मेरी बड़े लोगों से मुलाकात हुई है, और शेख साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब से भी मैं कभी मिला तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माफ़ करें, बस जाने दें, दरगुजर करें। और अभी भी शेख साहब ये बात कर रहे हैं कि मेरी बड़े लोगों से मुलाकात हुई है। अब ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है शेख रशीद साहब ने जो किया है, और वो कहा है जो बहुत से लोग कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है कि माजी में जो कुछ भी हुआ सियासी क़यादत की जानिब से वो नहीं होना चाहिए था। अब
آگے بڑھنے کا وقت ہے، اب لڑائی کو جلدی ختم کرنا ہوگا، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جاری کشمکش کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے، جو پریویس ملٹری اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی تھی، اس میں اور عمران خان صاحب کے درمیان جو کشمکش ہوئی، اس کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہوا؟ اس کا نقصان پاکستانی عوام کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کو، اور obviously عمران خان صاحب کو بھی ہوا۔ لہٰذا اب آگے آنا ہوگا اور آگے بڑھ کے کھل کے کھیلنا ہوگا، اور عمران خان صاحب ظاہری بات ہے تو اس سب کے اندر یہ چیز جو ایک پرسیپشن اور یہ جو ایک نیریٹو ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر عمران خان صاحب زندہ باد ہیں تو جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم بھی زندہ باد ہیں، کیونکہ ان کی باہمی لڑائی جو ہے اس کا نقصان آپ کے تصورات سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور جو محب وطن لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جینونلی جن کا پاکستان سے محبت کا ایک وہ جیسے شیخ صاحب نے بہت بہترین بات کہی ہے، اور اس سب کے اندر اگر ہم نفرت کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدانوں کو ہوگا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا، لیکن یقین مانے بہت سے ایسے لوگوں کا اپنا ایجنڈا بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کن کے رکھیں، وہ سب سے پہلے بھاگے۔ جو کہتے تھے کہ جو خان صاحب آپ کو مفاہمت کی بات کرتے ہیں وہ بزدل ہیں، ہم بہادر ہیں، ہماری سنیں، اور جو وہ بزدل تھے وہ آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ جو علی محمد خان مفاہمت کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، شاہ محمود قریشی مفاہمت کی بات کرتے تھے، پرویز الہی مفاہمت، کیونکہ وہ خان صاحب کے ساتھ بھی لائل تھے، اور آج انہوں نے اپنی لائلٹی دکھا دی ہے، ان بیچاروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج والی شیخ رشید کی اس میڈیا ٹاک کے بعد، مارک مائی ورڈز، یہ لکھ کے رکھ لیں کہ آج والی میڈیا ٹاک کے بعد مخالفین جو جنگ چاہتے تھے کپتان اور فوج کے درمیان، ایک جنگ جن شر پسند عناصر کو سوٹ کرتی تھی، ان کی بھی سٹی گم ہوئی ہے۔ اور اس میڈیا ٹاک سے 100% کنفرم ہو گیا ہے کہ کچھ روابط بحال ہوئے ہیں۔ اب کچھ ایک دوسرے کے خدشات پر بات ہوگی، نہیں کہا جا سکتا کہ بات چیت 100% کامیاب ہوگی یا کوئی باقاعدہ بات چیت ہوگی، تاہم ایک مدھم سی، ایک ہلکی سی امید ضرور پیدا ہوئی ہے، اور یہ امید obviously ایسے حالات ہیں انفارچونیٹلی ملک کے جس میں امید ہی بہت ہے ہمارے لیے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا 15 ستمبر کے فیصلے سے اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں obviously آپ کو پتا ہونا چاہیے قاضی صاحب کے ہم خیال تصور کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نیب ترامیم فیصلے پر جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ چھوٹا موٹا نوٹ نہیں ہے، 27 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عدلیہ قانون سازی کا تب جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ جسٹس منصور نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ اختلاف رائے رکھنے والا ہجوم کی سمت میں نہیں، مستقبل کی سمت میں چلتا ہے۔ عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا ہوتا، عوامی جذبات کے خلاف جا کر بھی عدالت کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو اہم بات لکھی ہے کہ اداروں کے درمیان توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب احترام کا باہمی تعلق ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ درخواست گزار نیب ترامیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ میں آئین کے آرٹیکل 2 کی شق 8 جو ہے اس کے پیش نظر درخواست کو میرٹس پر نہ ہونے پر خارج کرتا ہوں۔ اب جو انہوں نے اہم ترین چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، احتساب جو ہے، اور کیس کی 50 سماعتوں پر سوال کیا کہ کیا فوجی افسران اور ججز کا احتساب ہو سکتا ہے۔ فوجی افسران اور ججز نیب ترامیم کے تحت قابل احتساب ہیں۔ تاثر ہے کہ فوجی افسران اور ججز کی کرپشن کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، اور اس سب کے اندر بھی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ججز بھی اور فوجی افسران بھی احتساب کے قابل ہیں، دے آر انڈر دی لا، اور اکاؤنٹیبلٹی ان کی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ، ایک بڑی اہم آپ کہہ لیں کہ اختلافی نوٹ ہے، اور اس کے یہ والے پوائنٹس جو ہیں یہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔